तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पेपर नंबर 2, जिसका नाम है रियल एनालिसिस। और ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 कुछ जानकारी आप लोगों को देना है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप लोग सभी स्टूडेंट को सीक्वेंस के बारे में जानना होगा। सीक्वेंस को हिंदी में हम कहते हैं अनुक्रम। चूँकि आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हो तो आप इसको सीक्वेंस ही कहिए, अनुक्रम ना कह के सीक्वेंस कहिए, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है ये हम पहले जान लेते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया है SN और n इजक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अगर हम इसको ओपन करें तो पहला टर्म S1 आएगा, फिर सेकंड टर्म S2 आएगा, फिर S3 आएगा। इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। तो ये कहलाता है सीक्वेंस। अगर हम इस प्रकार से लिखें XN, जहाँ पर n का रेंज 1 से इन्फिनिटी है, तो अगर इसको ओपन करें तो पहला X1 आएगा, फिर सेकंड टर्म S2 आएगा, थर्ड टर्म S3 आएगा। इस प्रकार से एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम लिख देते हैं AN, बताओ ये किस प्रकार से एलिमेंट होंगे? इसमें किस प्रकार से एलिमेंट होंगे? यस, इसमें A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, है ना। अगर हम लिख देते हैं BN, तो इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे? इसमें होगा B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, इस प्रकार से, है ना। तो ये सारे सीक्वेंस कहलाते हैं, अनुक्रम कहलाते हैं। तो अनुक्रम का मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर हो, ऑर्डर्ड सेट को ही हम सीक्वेंस कहेंगे, है ना। तो सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट, याद रखना, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट हिंदी में कहेंगे तो क्रमित समुच्चय। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक क्रम हो, है ना, ऐसे सेट को हम बोलेंगे सीक्वेंस। तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट, है ना। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस बनाया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब। बताइए इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म बताइए इसका। 1/2। सेकंड टर्म 1/2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 1/2 का क्यूब। तो आगे फोर्थ टर्म क्या आएगा इसका? बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि आगे के टर्म आप बता पा रहे हो, क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट है, यह क्रमित समुच्चय है, इसी कारण आगे के टर्म आप बता पा रहे हो, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है ना उसमें एक ऑर्डर है, उसमें एक क्रम है। इसी कारण आप इसके आगे के एलिमेंट भी आप बता पा रहे हो, तो ये कहलाएगा सीक्वेंस, ठीक है। इज अ सीक्वेंस, ये एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है। समझ में आ गया सीक्वेंस आप लोगों को? सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर्ड सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट में ऑर्डर होगा। ऑर्डर मतलब क्रम होगा। सबको समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है? देखो, चलिए अब सीक्वेंस को जानने के बाद में हम जानते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं श्रेणी। दोनों में अंतर है, सीरीज अलग है, सीक्वेंस अलग है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना। सीरीज, श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है, याद करो। जब आप छोटी क्लास में थे तो आप पढ़ते थे गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद आ रहा है आप लोगों को? सीरीज पढ़ा करते थे। सीरीज में प्लस प्लस आता है। देखो, अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा UN, जहाँ पर n का रेंज 1 से इन्फिनिटी है, इसको ओपन करेंगे ना तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। आप देखो सीक्वेंस में प्लस का साइन आता है क्या? देखो कहीं सीक्वेंस में कहीं प्लस का साइन आता है? नहीं। यह एक ऑर्डर्ड सेट होता है। सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट, यह एक सेट होता है, समुच्चय होता है ना। इसके सेट में जो एलिमेंट है उसमें एक ऑर्डर होता है। लेकिन जो सीरीज होता है उसमें सम होता है, योग होता है। सीरीज में सम होता है, ये सम ऑफ सीक्वेंसेस कहलाते हैं। सीरीज को हम बोलते हैं सम ऑफ सीक्वेंसेस, सम ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। अनुक्रमों का योगफल, ये योगफल होता है। तो बताओ ये सीरीज है कि सीक्वेंस है? इसको देख के बताओ, है ना। यहाँ सिग्मा यूज करते हैं और यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करते हैं, दोनों में अंतर है। यहाँ करली ब्रैकेट लगाया n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी,
यहाँ हमने लिखा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सिग्मा का साइन देते हैं, है ना, और यहाँ हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो जब भी हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से करली ब्रैकेट यूज करेंगे, सर्पाकार कोष्ठक, है ना, करली ब्रैकेट का। लेकिन जब हम सीरीज की बात करेंगे तो समीशन का यूज करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, बताओ क्या होगा, इसको ओपन करें तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड so on। तो बताओ ये सीरीज है कि सीक्वेंस है? सीरीज है। अगर ऐसे लिख दे सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी तो क्या आएगा? अगर n करें 0 से लें तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड so on। यह भी सीरीज है, ये भी सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म a1 है, इसमें फर्स्ट टर्म a0 है ना। अगर हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, क्या होगा बताओ? ये आएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस एंड so on। तो इस प्रकार से ये कहलाता है सीरीज। हिंदी में इसको हम श्रेणी कहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं लिख दिया है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस एंड so on। बताओ ये सीरीज है? कौन सा सीरीज है? गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बताओ कौन सा सीरीज है? यस, ये जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक सीरीज है ना। तो इज अ सीरीज, यह एक श्रेणी है। समझ में आ गया? सीरीज में प्लस का साइन रहेगा और सीक्वेंस में कामा का साइन रहेगा। थोड़ा देर पहले मैंने सीक्वेंस का भी एग्जाम्पल दिया था। ये देखो यहाँ प्लस का साइन है कि कामा लगा है, देखो कामा लगा है और करली ब्रैकेट यूज हुआ है ना। ऐसे कामा कामा लगा है, करली ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है। ये सीक्वेंस है हमारा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? ये सीक्वेंस नहीं है, ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा, है ना। अब हमारा जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है, या दोनों भी ना हो ऐसा हो सकता है। तो कुछ जानकारी हम ले लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहेंगे? देखिए, इफ लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L आ जाए, है ना, जहां पर L एक फाइनाइट क्वांटिटी है, वेयर L इज एनी फाइनाइट क्वांटिटी, जहां L एक परिमित राशि है, L इज एनी फाइनाइट क्वांटिटी। तो यदि Sn का लिमिट L आता है और L कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है तो आप बोलोगे हमारा जो सीक्वेंस Sn है वह कन्वर्जेंट है। याद रखना, Sn का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, मतलब एक परिमित राशि आना चाहिए। यदि ऐसा आता है देन द सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए दो चीज़ें आप लोगों को बताया था। पहला कंडीशन ये है कि सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब इसका अस्तित्व होना चाहिए, और उसका जो वैल्यू है एक फाइनाइट संख्या आना चाहिए, एक परिमित वैल्यू आना चाहिए। एल का वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, एक फिक्स वैल्यू मिलना चाहिए। यदि ऐसा आता है तभी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगा, है ना। अभी सारी अनुक्रम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, है ना। मैंने मान लिया, मैंने माना एक सीक्वेंस है मेरे पास Sn, और ये है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस प्रकार से एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो बताओ इस सीक्वेंस को देखकर बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है? S1। इस सीक्वेंस को देखो और बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2 है, सेकंड टर्म इसका 2/3 है, थर्ड टर्म क्या है बताओ इसका? 3/4 है। इस प्रकार से इसका nth टर्म क्या होगा? nवां पद। पहला टर्म 1/2, सेकंड टर्म 2/3, इसका आएगा n/n+1 आएगा, n/n+1 आएगा, है ना। nth टर्म इसका n/n+1 होगा। ओके, तो हम लिमिट लगा रहे हैं Sn में, लिमिटेशन n टेंड टू Sn, तो यह आ जाएगा लिमिटेशन n टेंड टू n/n+1। ये जो सीक्वेंस हमने जो बनाया है
इसका जो nth टर्म है, nवां जो पद है वो n/n+1 होगा। यहाँ पे n को कैंसिल कर दीजिए, लिमिट लगाने के पहले n को कैंसिल कर दीजिए, तो 1/1+1/n आएगा। नीचे से n कॉमन निकाल के काट दिया। देखो ये समझ में आया क्या? नीचे से हमने n कॉमन निकाला और काट दिया। अब बताओ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना है, क्या होगा? ये आ जाएगा 1/1+0। n को इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 1 आएगा। समझ में आया? देखो अब देखिए एसएन का लिमिट 1 आ रहा है, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है ना। एसएन का लिमिट हो सकता है एसएन का लिमिट 0 आ जाए या 1 आ जाए या कोई भी निगेटिव वैल्यू भी आ जाए या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। याद रखना है एसएन का लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, परिमित राशि आना चाहिए। अब फाइनाइट क्वांटिटी, एक परिमित राशि आपको मिल रहा है। बताओ हमारा सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट है कि नहीं? एसएन का लिमिट 1 आ रहा है, बोलो। तो अगर मैंने आपको कहा था यदि एसएन का लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, एल की वैल्यू कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, कोई परिमित राशि होना चाहिए, तो जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर एसएन का जो लिमिट है 1 आ रहा है। एसएन का लिमिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बताओ कन्वर्जेंट है कि नहीं है? है। तो हम लिखेंगे दस द सीक्वेंस एसएन इज convergent. Thus the sequence Sn is convergent. अतः अनुक्रम Sn अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपसारी अनुक्रम। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अपसारी अनुक्रम। इफ, यदि Sn का जो लिमिट है, अगर हमने Sn में लिमिट लगाया और इसके लिए इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, एसएन में हमने लिमिट लगाया है और इसका जो लिमिट है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, या तो इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, देन द सीक्वेंस एसएन इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए कंडीशन ये है कि एसएन का जो लिमिट है वह इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया, मैंने एक सीक्वेंस लिया है एसएन और ये है हमारा 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस प्रकार से एक सीक्वेंस हमने लिया, ठीक है। बताओ इसमें nth टर्म क्या होगा, nवां पद क्या होगा? इस सीक्वेंस को देखो और बताइए यहाँ पर एसएन की वैल्यू क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या होगा इसका? 2 टू द पावर n आएगा, है ना। इसका जो nth टर्म है 2 टू द पावर n आएगा। हमने बोथ साइड लिमिट लगाया, लिमिट n टेंडेड टू एसएन, क्या आएगा? लिमिटेशन n टेंडेड टू 2 टू द पावर n आएगा, मतलब 2 टू द पावर इन्फिनिटी और 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। n के लिए जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। बताओ एसएन का लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है, बताइए हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट। तो हम लिख सकते हैं thus the sequence Sn is divergent। तो आप लोगों को कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस दोनों समझ में आ गया, लेकिन एक होता है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ये भी हम आपको बताते हैं, ऐसा सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट भी नहीं है और डाइवर्जेंट भी नहीं है, लेकिन वो सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो है लेकिन वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे, दोलनीय अनुक्रम, है ना। इफ अ सीक्वेंस Sn is neither convergent nor divergent, जो सीक्वेंस Sn है वह न तो कन्वर्जेंट है और न ही डाइवर्जेंट है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन
ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कब बोलोगे? ना तो वो कन्वर्जेंट होगा और न ही डाइवर्जेंट होगा। ऐसा सीक्वेंस भी होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी कि वो ऐसा सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट भी नहीं है और डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो वह सीक्वेंस कहलाता है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ देते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ देते हैं कि इस प्रकार का जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एक सीक्वेंस मान लिया है Sn और ये है -1 to the power n। एक सीक्वेंस मैंने बनाया है -1 to the power n। अगर इसको ओपन करें, n के लिए 1 रखें तो -1 आएगा, अगर n के प्लेस पे 2 रखें तो 1 आ जाएगा, फिर n के प्लेस पे 3 रखेंगे फिर -1 आएगा, फिर n के प्लेस पे 4 रखेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, इस प्रकार से आएगा, है ना। तो इस सीक्वेंस को ओपन करें तो हमें -1 +1 -1 +1 इस प्रकार से मिलेगा। आया समझ में आपको? तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो यूनिक लिमिट नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है या तो -1 होगा या तो +1 होगा। तो इनफाइनाइट जो लास्ट टर्म है वो -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो इसे -1 है 1 है -1 है 1 है, इस प्रकार से इसका जो अनंत पद है, लास्ट वाला जो पद है वो -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है। तो इसका अगर हम लिमिट निकालें जिसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लें तो -1 और +1 में से कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका एक यूनिक लिमिट हमें नहीं मिलेगा। जब इसका हमें यूनिक लिमिट नहीं मिलेगा मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है। याद रखना, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी कहलाएगा जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करे और वह लिमिट यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन होना चाहिए। तो इसका यूनिक लिमिट हमें नहीं मिलेगा, इसी कारण ये कन्वर्जेंट नहीं है ना, क्योंकि इसके दो लिमिट आ जाएंगे -1 या +1, तो दो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट जो है वन एंड ओनली वन होता है, एक और केवल एक होता है। इसका लिमिट इनफाइनाइट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिमिट लगाएंगे तो या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा। तो इसका लिमिट जब इनफाइनाइट नहीं आएगा मतलब ये डाइवर्जेंट भी नहीं है ना। डाइवर्जेंट के लिए हमने कहा है कि Sn का लिमिट इनफाइनाइट आना चाहिए। तो न तो ये कन्वर्जेंट है न तो ये डाइवर्जेंट है। बताओ फिर ये क्या है? देन द सीक्वेंस Sn, ये जो सीक्वेंस Sn है इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट एंड इज नॉट डाइवर्जेंट। बताओ ये कन्वर्जेंट भी नहीं है डाइवर्जेंट भी नहीं है। कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसका जो लिमिट है -1 और +1 में कोई भी आ सकता है, मतलब इसका लिमिट यूनिक नहीं है, इसी कारण ये कन्वर्जेंट नहीं है। यह डाइवर्जेंट भी नहीं है क्योंकि इसका लिमिट इनफाइनाइट नहीं आएगा, है ना। इनफाइनाइट लिमिट आता तभी वो डाइवर्जेंट कहलाता। तो कन्वर्जेंट भी नहीं है डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो फिर ये क्या है बताइए? फिर ये क्या है बताइए, जब एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं है तो? यस तो हम इस सीक्वेंस को बोलेंगे thus the sequence Sn is oscillatory sequence, is an oscillatory sequence, oscillatory sequence। तो जो सीक्वेंस है ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहलाएगा, मतलब ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं है, इसी कारण ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा। तो हमने 3 प्रकार के सीक्वेंस देखे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब हम सीरीज में भी ये तीनों बातें देखेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, है ना, ऑक्सीलेटरी सीरीज। तो याद रखना, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट तभी होता है जब उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है। तो आपको सबसे पहले सीरीज और पार्शियल सम ऑफ द सीरीज दोनों समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सीरीज तो मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देते हैं। सीरीज जो होता है, जैसे हमने लिखा सिग्मा UN, अगर हम इसको ओपन करें, इसको अगर ओपन करें तो U1 + U2 + U3 + एंड सो ऑन। सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, इसमें पदों की संख्या अनंत है ना। इसको आप सीरीज बोल सकते हो या इनफाइनाइट सीरीज आप बोल सकते हो। लेकिन जब हम इसका पार्शियल सम निकालेंगे इसमें n टर्म्स रहेंगे, U1 + U2 + U3 ++ UN तक, बस
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है, दोनों सेम है, लेकिन इसमें अनंत पद है, इसमें n टर्म्स है। तो ये एस को है इस सीरीज का पार्शियल सम कहलाएगा। इस एस को हम पार्शियल सम कहेंगे इस सीरीज का, ये वाला सीरीज का। ठीक है, तो एस एन इज कॉल्ड अ partial sum of the series सिग्मा यूएन। ये जो सिग्मा यूएन जो सीरीज है, इसी सीरीज का ये पार्शियल सम कहलाएगा, आंशिक योगफल। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तभी ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, और अगर ये पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा। मतलब किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की घोषणा पार्शियल सम द्वारा किया जाएगा, है ना। अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ, अगर पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट हुआ, अगर पार्शियल सम ऑक्सिलेटरी है तो सीरीज भी ऑक्सिलेटरी सीरीज कहलाएगा। मतलब पूरा डिपेंड है पार्शियल सम पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, श्रेणी का आंशिक योगफल। ठीक है, इफ सिग्मा यूएन, अगर इसको ओपन करें ये होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन इज अ गिवन सीरीज, इज अ गिवन सीरीज। अगर सिग्मा यूएन एक गिवन सीरीज है एंड एस एन इज इक्वल टू है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un, एस एन इस फॉर्म में है, तो ये जो एस एन है इस सीरीज का पार्शियल सम कहलाएगा। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। अगर मान लो ये u0 से स्टार्ट होता तो इसको हम u0 से स्टार्ट कर लेते। मान लो इस सीरीज में u0 प्लस u1 प्लस u2 ऐसे रहता, तो यहाँ भी u0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस un ले लेते, है ना। तो ये एस जो है इज कॉल्ड अ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा यूएन, ये है ना। तो ये जो एस एन है ये पार्शियल सम कहलाएगा, मतलब ये आपका आंशिक योगफल कहलाएगा। अब कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब ये है कि हमारा एस एन ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। अगर ये पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तब ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर ये पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तब ये सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा, अगर ये पार्शियल सम ऑक्सिलेटरी है तब ये सीरीज ऑक्सिलेटरी सीरीज कहलाएगा। तो यदि आपको कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन चाहिए, कन्वर्जेंट सीरीज जिसको आप हिंदी में कहोगे अभिसारी श्रेणी, कन्वर्जेंट सीरीज, तो इसके लिए देखो आपको लिखना पड़ेगा इफ द सीक्वेंस एस एन, ये किसका सीक्वेंस है, ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन जो सीरीज है इसका पार्शियल सम का सीक्वेंस है एस एन। अब अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, मैंने कहा इफ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस एस एन है वह कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, देन द सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। तो याद रखना, अगर ये एस एन कन्वर्जेंट है, एस एन है पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का पार्शियल सम है एस एन, अगर एस एन कन्वर्जेंट है, ये एस एन कन्वर्जेंट है, तभी ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट कहलाएगा, है ना। और डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में बताते हैं। डाइवर्जेंट सीरीज के लिए कंडीशन ये है कि हमारा जो पार्शियल सम का जो सीरीज है ना, पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है वह डाइवर्जेंट होना चाहिए। आपको लिखोगे इफ द सीक्वेंस एस एन जो है वह पार्शियल सम का सीक्वेंस है ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा यूएन सीरीज का ये पार्शियल सम का सीक्वेंस है,
और अगर ये सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट आता है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगा। देन द सीरीज सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। मतलब पूरा डिपेंड है पार्शियल सम पर। पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ। पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट हुआ। एक होता है ऑक्सीलेटरी सीरीज। बताइए ऑक्सीलेटरी सीरीज कब कहलाएगा? बताइए कोई सीरीज ऑक्सीलेटरी सीरीज कब कहलाएगा? जब उसका पार्शियल सम मतलब पार्शियल सम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा, है ना। जो पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है ना वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा, तभी वो ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाएगा। इफ द सीक्वेंस SN जो है वो पार्शियल सम का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा UN के पार्शियल सम का जो सीरीज है इज एन ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अगर ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है देन तब हमारा जो सीरीज है वह भी ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाएगा। देन द सीरीज सिग्मा UN इज ऑक्सीलेटरी। समझ में आ गया आप सभी को? बोलो। तो पूरा डिपेंड है पार्शियल सम पर, है ना। कुछ एग्जाम्पल है कि हम समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हमारे पास एक सीरीज है सिग्मा UN और इस सीरीज में इस प्रकार के टर्म है 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। एक सीरीज हमने बना दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, ठीक है। एक सीरीज हमारे पास है। तो बताइए हमें चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है ना। या तो ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगा या डाइवर्जेंट सीरीज होगा या ऑक्सीलेटरी सीरीज होगा, है ना। दोनों नहीं होगा तो ऑक्सीलेटरी कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताओ फर्स्ट टर्म क्या है UN 1/2 है। सेकंड टर्म क्या है U2। थर्ड टर्म क्या है U3। बताओ 1/2 का क्यूब। इस प्रकार से इसका nth टर्म क्या होगा UN। बताइए इसका nth टर्म क्या होगा 1/2 की पावर n। आपको एक पार्शियल सम बनाना है SN में UN आएगा प्लस U2 आएगा प्लस U3 आएगा एंड सो ऑन UN। बस n टर्म्स लेने हैं। ये कहलाएगा पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। बी अ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। जो दिया गया श्रेणी है सिग्मा UN, इसका ही पार्शियल सम है SN, है ना। तो बताओ SN इज इक्वल टू UN की वैल्यू 1/2 है प्लस U2 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है प्लस 1/2 का क्यूब। इस प्रकार से जाएगा 1/2 की पावर n। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये एक GP है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। तो सम ऑफ n टर्म्स इन GP, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला। सम ऑफ n टर्म्स इन GP, ये वाला फार्मूला होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी। पढ़े फार्मूला? देखो a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और r जो है कॉमन रेशियो है। r की वैल्यू निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब u डिवाइड सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो r मिल जाएगा। तो r की वैल्यू भी 1/2 आएगा, है ना। तो अगर इस फार्मूले को हम यूज करें तो 1/2 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2। यहाँ पर a का वैल्यू भी 1/2 है और r का वैल्यू भी 1/2 ही आएगा। समझ में आया यहाँ से आपको फार्मूला? आ गया समझ में? देखो चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं।
तो एस एन इज इक्वल टू आएगा 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपान 1/2। 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 1/2 कैंसिल होगा। बताओ एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n होगा। हम बहुत सारे लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, ये आएगा लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2 की पावर n। बहुत सारे हमने लिमिट ऑपरेट कर दिया, ये आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब 1 माइनस 0 1 आ रहा है। बताओ एस एन का लिमिट 1 आ रहा है, एस एन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, एस एन के बारे में बताओ। एस एन का लिमिट 1 आ रहा है, कन्वर्जेंट है ना, एस एन कन्वर्जेंट है, तो आप बोल रहे हो दस द सीक्वेंस एस एन, जो सीक्वेंस एस एन है यह कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब बताओ अगर ये कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज क्या होगा, क्योंकि गिवन सीरीज का पार्शियल सम था एस एन। बताओ अगर ये कन्वर्जेंट है गिवन सीरीज क्या होगा, बिल्कुल सही, हैंस द गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज सिग्मा यूएन, सिग्मा यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल से, बोलो, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम ये बताएंगे कि अगर पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होता है। मैंने एक सीरीज बनाया है, इसमें लिख रहा हूँ 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज में बताओ, इस सीरीज में बताओ u1 की वैल्यू क्या है, 2 है, u2 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, u3 की वैल्यू 2 का क्यूब है। इस प्रकार से un क्या आएगा, nth टर्म 2 टू द पावर n आएगा, है ना, un हमारा 2 की पावर n आएगा। हमने मान लिया लेट एस एन इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस प्लस un बी अ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, सिग्मा यूएन, है ना, सिग्मा यूएन जो सीरीज है उसका ये पार्शियल सम है, तो कौन है एस एन। तो बताओ एस एन इक्वल टू क्या होगा, बोलो पहले u1 की वैल्यू बताओ, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन 2 की पावर n आएगा, देखो, है ना, ये एक जीपी है ना, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे फार्मूला आएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपान r - 1। फार्मूला थोड़ा सा हमने चेंज किया है क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 2 आएगा, और जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो फार्मूला इस प्रकार से होता है ना। इसके पहले मैंने आपको जो फार्मूला बताया था उसमें हमने इस प्रकार से बताया था, देखो इसके पहले फार्मूला ऐसे बताया था हमने, ये तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से छोटा है, r की वैल्यू 1/2 है, इसी कारण ये फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, इसी कारण ये फार्मूला लगेगा, r इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो बताओ a की वैल्यू क्या रखोगे 2, r की वैल्यू भी 2 आएगा, r की वैल्यू भी 2 आएगा, देखो यू डिवाइड सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, आएगा r की वैल्यू 2। ये फार्मूला याद है आपको, दिस इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योगफल का फार्मूला है। तो एस एन इजिकल टू 2/1 2 रहेगा, 2 इंटू 2 की पावर n - 1 आ जाएगा, है ना, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव एस एन, तो लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव 2 इंटू 2 की पावर n - 1, ये बहुत सारा हमने लिमिट ऑपरेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 की पावर इन्फिनिटी - 1, मतलब 2 इंटू इन्फिनिटी - 1, मतलब 2 इंटू इन्फिनिटी आ जाएगा, इनफाइनाइट आ रहा है। अब देखो एस एन का लिमिट इनफाइनाइट आ रहा है, क्या बोलते हो, एस एन का लिमिट इनफाइनाइट है, बताइए, डाइवर्जेंट आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे दस द सीक्वेंस एस एन, दस द सीक्वेंस एस एन इज डाइवर्जेंट। बताओ अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, याद रखना एस एन हमारा पार्शियल सम का सीक्वेंस है, एस एन हमने पार्शियल सम कहा है, वो डाइवर्जेंट है, तो गिवन सीरीज क्या होगा,
बोलो। Hence the given series sigma un is also divergent. समझ में आ गया आपको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? देखो, चलिए अब मैं आप लोगों को कौची सीक्वेंस के बारे में बात करूंगा, है ना। अभी तक हमने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बताया, सीरीज के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौची सीक्वेंस, जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरत आपको पड़ेगी। कौची सीक्वेंस, हिंदी में इसको कौनसी अनुक्रम आप कहोगे। किस प्रकार के सीक्वेंस को हम कौची सीक्वेंस के नाम से जानेंगे, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अ सीक्वेंस Sn, a sequence Sn is said to be a Cauchy sequence. Cauchy sequence. If ये जो सीक्वेंस Sn है इसे हम कौची सीक्वेंस कहेंगे यदि मॉड ऑफ Sm माइनस Sn या लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल Mn ग्रेटर देन और इक्वल टू N0। N0 एक फिक्स नेचुरल नंबर है, वेयर N0 is a fixed natural number, fixed natural number, जहाँ N0 एक स्थिर प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मॉड ऑफ Sm माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, यहाँ पर एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है, और यदि मॉड ऑफ Sm माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर ऑल Mn ग्रेटर टू N0 के लिए, यदि ऐसा आता है तो ये जो सीक्वेंस Sn है वह कौची सीक्वेंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा डेफिनेशन कौची सीक्वेंस का। बोलो, है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताया था यहाँ पर, याद रखना, ये जो मॉड जो लगा हुआ है, अगर मॉड ना लगा के आपको डिस्टेंस के रूप में भी लिखते हैं, याद रखना। जैसे हम लिखते हैं ना मॉड ऑफ x माइनस वाई, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच की दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम मॉड से इस प्रकार डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ Sm और Sn का जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल Mn ग्रेटर टू N0। इसका और इसका मतलब सेम है, इसी को हम डिस्टेंस के रूप में दर्शाते हैं। यदि Sm और Sn का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये जो सीक्वेंस है वह क्या कहलाएगा, कौची सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा याद नहीं करते तो एक और तरीका है, आप ऐसा याद कर लीजिए कि मॉड ऑफ Sn प्लस P माइनस Sn यह लेस देन एप्सिलॉन है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर टू N0 एंड P इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा भी आप याद करते हो तो भी ये कौची सीक्वेंस का ही डेफिनेशन है। यहाँ पर m लिखा गया, m न लिखे n प्लस पी लिख दिया, Sn माइनस Sm न लिखे Sn प्लस P माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा भी लिख दो तो भी ये कौची सीक्वेंस का ही डेफिनेशन है ना। इसी को आप डी के फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, इसी को अगर डी के फॉर्म में लिखना है इसी को तो आप कैसे लिखोगे, डी ऑफ बोलो डिस्टेंस बिटवीन Sn प्लस P, Sn प्लस P एंड Sn के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन Sn प्लस P एंड Sn, यहाँ पे कामा मतलब एंड है ना, एंड Sn प्लस P एंड Sn के का डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो यदि Sn प्लस P और Sn का डिस्टेंस जो है वह लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर टू N0 के लिए और P ग्रेटर देन 0 के लिए, तो भी हमारा जो सीक्वेंस है वह कौची सीक्वेंस कहलाएगा, मतलब कौची अनुक्रम कहलाएगा। तो आप ऐसा डेफिनेशन याद रखो या ऐसा याद रखो या ऐसा याद रखो या ऐसा याद रखो, चारों में से कोई भी याद रखो, ये कौची सीक्वेंस का डेफिनेशन है, कौची अनुक्रम की परिभाषा है ना। ऐसे मॉड भी लगाते हैं और ऐसे डी के रूप में भी हम बताते हैं। समझ में आ गया आपको? देखो, चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एवरी कन्वर्जन, एक लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, जिसको हिंदी में हम कहेंगे अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अच्छे से समझिएगा, हम लिखते हैं लिमिटेशन n टेंडिंग टू
एस एन इज इक्वल टू एल। तो ये जो एल है वह इस एस एन का लिमिट कहलाता है। एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एस एन। एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एस एन, सीक्वेंस एस एन। इस एल को हम लिमिट कहेंगे। एल के लिए अगर फाइनाइट है तो सीक्वेंस कन्वर्जन कहलाएगा। एल के लिए अगर इनफाइनाइट आता है तो सीक्वेंस डाइवर्जन कहलाएगा। और अगर एल की वैल्यू फिक्स नहीं आता है ना, मतलब वेरी करता है, तो ये ऑक्सिलरी सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन इस एल को हम लिमिट बोलेंगे, इस सीक्वेंस एस एन का लिमिट कहेंगे। इसका मतलब ये है कि एस एन टेंडिंग टू एल, एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ एस एन टेंडिंग टू एल, मतलब एस एन एल की तरफ जा रहा है। मतलब एस एन और एल का जो डिस्टेंस है वह टेंडिंग टू जीरो होगा। एस एन और एल का जो डिस्टेंस को हमेशा मॉड से दर्शाते हैं ना, तो जब एस एन एल की तरफ जाएगा तो एस एन और एल का जो डिस्टेंस है वो टेंडिंग टू क्या होगा, बोलो। टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो होगा, है ना। टेंडिंग टू जीरो क्यों लिखा, क्योंकि भाई एस एन कहाँ जा रहा है, एल की ओर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं जो है कल्याण कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये कल्याण कॉलेज है, मैं कल्याण कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा और कल्याण कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाएगा। जब मैं पहुँच जाऊँगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना। तो एस एन एल की तरफ जा रहा है, जब एस एन एल की तरफ जा रहा है तो एस एन और एल का जो डिस्टेंस है वो टेंडिंग टू जीरो होगा। ये समझ में आ रहा है बातें, बोलो। है ना। और ये कब होगा, जब एन टेंडिंग टू, मतलब मेरा ये कहना है कि ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, ऐसा लिखें, इन तीनों का मतलब सेम है। और इसी को हम ऐसा लिखते हैं, देखो इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो। यहाँ पर एन जीरो एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, इन चारों का मतलब सेम है, ये और ये सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है ये ग्रेटर देन जीरो होता है। एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब जीरो छोटा होता है एप्सिलॉन से, याद रखना। एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एप्सिलॉन एक धनात्मक राशि है, तो जीरो से बड़ा होता है एप्सिलॉन। और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल टेंडिंग टू जीरो बोल रहे हो, और जीरो से बड़ा एप्सिलॉन है, तो बताओ मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आएगा, है ना, क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और यहाँ आप लिख रहे हो एस एन माइनस एल टेंडिंग टू क्या लिखे हो, जीरो। टेंडिंग टू क्या लिखा था, जीरो, है ना। और जीरो से बड़ा एप्सिलॉन है, तो मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब एन का वैल्यू बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू हो रहा है। इसी कारण में लिखा है एन की वैल्यू एन जीरो से ग्रेटर है। एन जीरो एक फिक्स नंबर है, उनसे बड़ा है, जितने भी एन आएंगे उस एन जीरो से बड़े आएंगे, क्योंकि एन इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो आप जो है ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इन चारों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ लाइन जो हमने बताया है, इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन, इसी को, है ना। इसको और ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एस एन एंड एल, है ना। ये मॉड को डी डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर टू एन जीरो, ऐसा भी आप लिख सकते हो, चलेगा जी। ये और ये दोनों का मतलब सेम है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब इन पांचों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन आता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा है। क्या ये आपको समझ में आ गया, है ना। तो मेरा ये कहना है कि इन पांचों का मतलब सेम है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं बस, मतलब सबका सेम है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कौची सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कौची सीक्वेंस। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसका क्वेश्चन का कहना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कौची सीक्वेंस, कौची सीक्वेंस। अगर ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है तो एक बात तो बिल्कुल तय हो गया
कि कोई भी सीक्वेंस अगर वो कन्वर्जेंट है तो 100% कौची सीक्वेंस होगा, है ना। लेकिन कौची सीक्वेंस हो तो कन्वर्जेंट होगा जरूरी नहीं है, लेकिन कन्वर्जेंट है तो जरूर 100% वो कौची सीक्वेंस होगा। अगर मान लो कोई सीक्वेंस कौची सीक्वेंस नहीं है, मतलब वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट होने से उसको कौची सीक्वेंस बनेगा। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमने मान लिया लेट एस एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने एस एन को एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा है। जब हमने एस एन को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा है तो एस एन का जो लिमिट है वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा। बोलो हाँ या ना। एस एन को आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा है तो एस एन का लिमिट क्या आएगा, फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, एल आएगा, वेयर एल इज एनी फाइनाइट क्वांटिटी, है ना। एल एक फाइनाइट क्वांटिटी है, परिमित राशि है, क्योंकि आपने एस एन को कन्वर्जेंट कहा है। अब हम लगाते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन इक्वल टू एन जीरो, एन ग्रेटर देन एन जीरो। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था, यहाँ से यहाँ आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आएगा। बताओ इक्वेशन 2 कहाँ से आया, बोलो कहाँ से आया, पढ़ो। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस के डेफिनेशन से। यहाँ पर एन जीरो क्या है, एन जीरो, वेयर एन जीरो इज अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, फिक्स्ड नेचुरल नंबर, एक स्थिर प्राकृतिक संख्या है। एन जीरो जो है एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखो बोलो, अगर यहाँ एप्सिलॉन न लिखे एप्सिलॉन बाय 2 लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटी धनात्मक राशि है, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एप्सिलॉन बाय 2 और छोटा हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। टेकिंग, अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में एन के प्लेस पे एम लिख देते हैं, क्या आता है देखते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 में एन के प्लेस पे एम लिखेंगे तो मॉड ऑफ एस एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम ग्रेटर टू एन जीरो आ जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसी इक्वेशन नंबर 2 में हमने एन के प्लेस पे एम लिख दिया बस, ठीक है। एन के प्लेस पे क्या लिख दिया, एम लिख दिया, तो ये लाइन आ जाएगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब नाउ, अब मैं निकाल रहा हूं मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन का वैल्यू, है ना। मैं चाहता हूं ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अगर इसके वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हमारा सीक्वेंस कौची सीक्वेंस कहलाएगा, है ना। यहाँ पे देखो हमने सीक्वेंस को क्या मान के चला है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को मैं कौची सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ, अभी बन जाएगा। देखिए इसमें हमने एल माइनस कर दिया, एल प्लस कर दिया, ये समझ में आया। यहाँ से मॉड ऑफ एस एम माइनस एल में हमने एल माइनस किया, एल प्लस कर दिया, देखो समझ में आ गया क्या। यहाँ से अब मॉड को अलग अलग करेंगे, लेस देन इक्वल टू साइन आएगा, तो मॉड ऑफ एस एम माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एल माइनस ए, माइनस है सॉरी, प्लस नहीं माइनस साइन है, माइनस एस एन, ये माइनस साइन था ना, माइनस एल हमने माइनस किया, एल प्लस किया, ठीक है। तो हमने मॉड को अलग अलग कर दिया तो यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन लेस देन इक्वल टू है मॉड ऑफ एस एम माइनस एल प्लस, इसको मॉड के अंदर है, इसको आप एस एन माइनस एल लिख सकते हो, क्योंकि ये मॉड के अंदर है। एल माइनस एस एन को एस एन माइनस एल लिख सकते हो, मॉड के अंदर है ना। अब मुझे आप बताइए इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 पहले देख लीजिए, ये किससे लेस देन है। इक्वेशन 3 देखिए, 3 आपको दिख रहा है, ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाय 2 से। और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ये किससे लेस देन है, इक्वेशन नंबर 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे लेस देन साइन आएगा ना, लेस देन आएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल, यहाँ पे लिखा है एन ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो और यहाँ पे लिखा है एम ग्रेटर इक्वल टू, दोनों को लिखेंगे तो एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। अब बताइए कि मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन, ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, दोनों को ऐड करेंगे
फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो के लिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ये किसका डेफिनेशन है? इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ एस एन लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन जीरो। बताइए किसका डेफिनेशन है, बताइए। ये और ये सेम है, यस। तो आप बोल सकते हो hence the sequence Sn is a Cauchy sequence। बताओ हमने इसको क्या मान के चला था शुरुआत में? यस, हमने इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान के चला था और हमने इसको कौची सीक्वेंस बता दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कौची सीक्वेंस। पता है, हमने इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान के चला था एसएन को। शुरुआत में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था लेट एसएन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसको हमने कन्वर्जेंट मान के चला था। और यहाँ हमने जब प्रूफ किया तो लिखा है एसएन इज अ कौची सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या बन गया, बोलो? इसका मतलब यह है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ क्या, कौची सीक्वेंस। ओके, ठीक है। अगले क्लास में और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।